नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले बात करते हैं कि आज बाजार में क्या हाल रहा। कमजोर विदेशी संकेतों के चलते बाजार की लगातार 6 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज के कारोबार में निफ्टी करीब 60 अंकों के दायरे में कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स 112 अंक, निफ्टी 35 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। जेपी ग्रुप, कर्ज वाली कंपनियों और एडीएजी ग्रुप और साथ ही पीएसयूज कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। कुछ और सेक्टर्स में ऑटो, शुगर, फर्टिलाइजर, टेलीकॉम, बैंकिंग, पावर शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। और बाजार के इस चाल पर कुछ जानकारों का क्या कहना है, क्या वो आउटलुक रखते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, जानते हैं। वी आर कन्विंस्ड ऑन कपल ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स। उसमें से पहला स्टॉक है वोल्टास। आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन, कोर बिजनेस जो एयर कंडीशनिंग बिजनेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेंथ, सबके बैक पे आई थिंक वी आर बुलिश ऑन वोल्टास। एक नया लिस्टिंग महानगर गैस, इस पे हम लोग बहुत बुलिश हैं और हम लोगों के हिसाब से इसका अप्रोप्रिएट प्राइस शुड बी अराउंड 600, तो 500 पीस के लेवल पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। तीसरा एक लॉजिस्टिक्स कंपनी अलकार्गो लॉजिस्टिक्स पे हम लोग बुलिश हैं और हम लोगों को लगता है कि करंट लेवल पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। चौथा, अगर सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे मंगलम सीमेंट पे हम लोग बुलिश हैं। और एंड में जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और एक स्टॉक ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम लोग बुलिश हैं। चलिए, अब हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। 6 दिन की तेजी पर बाजार में ब्रेक लगा। अब कल का दिन क्योंकि छुट्टी है, गुरुवार को जब बाजार खुलेंगे, आप कैसे मोमेंटम देखते हैं मार्केट में? अगर देखते हैं कि 6 दिन के रैली के बाद आज हमने एक करेक्शन आता हुआ देखा है, तो मैं ये मानता हूं कि कल छुट्टी है और परसों का दिन भी थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट या थोड़ा करेक्शन मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा। मैं एक निफ्टी के लेवल वॉच कर रहा हूं, वो है 8260। अगर निफ्टी थर्सडे को 8260 के नीचे आता है फर्स्ट हाफ में और उधर ही ट्रेड करता है, तो ये करेक्शन जारी रहेगा जो निफ्टी को करीबन 8200 तक भी ले जाने की संभावना है। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी चाहिए इंडेक्स के ऊपर और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अप्रोच रखना होगा। ऑलराइट, चलिए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ विनोद राठी जी हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? बात होगी ना, आईसीआईसीआई मेरे पास जी। विनोद राठी आईसीआईसीआई मेरे पास है 250, क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई में आपकी खरीद है 252 रुपए की, फिलहाल आपको हो रहा है नुकसान। कोई स्ट्रैटेजी आपने रखी है इस पर? विनोद जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आशीष, आईसीआईसीआई बैंक पर फिलहाल इन्हें हो रहा है नुकसान। बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक कैसी डील आपको लगती है? सत्य, अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो इस स्टॉक को एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो कि करीबन 262 का है। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम अभी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में आया था वहां तक उसमें, और अभी 2 दिन का करेक्शन छोड़े तो ये स्टॉक करीबन 262 तक को छू सकता है। तो मेरे हिसाब से 262 के लेवल पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर इनको बैंकिंग स्टॉक में ही निवेश करना है तो 262 में प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं इनको सलाह दूंगा या तो इंडसइंड बैंक या तो येस बैंक में ये शिफ्ट हो जाए। जी, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से मनवेंद्र जी धारा है। मनवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? एक्चुअली मैंने आइडिया सेलुलर का स्टॉक लिया है 104.10 रुपीज में, 100 क्वांटिटी है जी। और आइडिया सेलुलर कब लिया था बताएंगे? 1 हफ्ता पहले, हाल ही में लिया। और स्ट्रैटेजी क्या रखना चाह रहे हैं इस पे? एक्चुअली ट्रेडिंग के व्यू से लिया था। कुछ लोअर लेवल के ऊपर में आया था थोड़ा, और जो उसका कुछ प्रोजेक्ट था जो क्लियरेंस मिल गया था, इसके रिगार्डिंग मैंने लिया था। तो अभी क्या करना चाहिए, मतलब 1 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ? चलिए, मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर से ही जान लेते हैं। आइडिया पर इनकी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी है, आपको लगता है ये सही स्ट्रैटेजी इनकी है? अगर हम आइडिया का चार्ट देखते हैं तो या टेलीकॉम सेक्टर में से कोई भी स्टॉक देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। हालांकि इस आइडिया सेल्यूलर ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है करीबन 99 के लेवल पे, लेकिन मैं मानता हूं कि यहां से ज्यादा मोमेंटम जो आएगा वो करीबन 110 रुपए तक, मैक्सिमम 110 रुपए तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो 1 महीने का अगर व्यू है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से निकल जाए। टेलीकॉम सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए इनको, और ये पैसा जो है वो आईटी सेक्टर में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो मैं
स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है ट्राइजन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक अच्छा खासा अगले 1-1.5 महीने में मुनाफा हो सकता है। या फिर इंफ्रा में अगर जाना है तो A to Z इंफ्रा ये स्टॉक है जहां पे इनको निवेश करना चाहिए, लेकिन आइडिया में से निकल जाना चाहिए। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ पुणे से नवल शैवा जी हैं। नवल जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? मैडम, मैंने वाटेक वाबाग लिया हुआ है 145 शेयर 681 पे। ऑलराइट, फिलहाल आपके खरीद भाव से तो नीचे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, नुकसान में है। कब तक रखने का आपका प्लान है इसे? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाटेक वाबाग पर फिलहाल इन्हें इस पे नुकसान हो रहा है। आशीष, क्या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को? वाटेक वाबाग का चार्ट अगर हम देखते हैं तो करीबन मार्च 2015 से लेके मार्च 2016 पूरा एक साल ये करेक्शन मोड में ही था, डाउन ट्रेंड में ही था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो मार्च 2016 में इस स्टॉक ने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिया है जो कि एक अच्छी पॉजिटिव चार्ट के ऊपर निशानी दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं कि हाँ, ये स्टॉक को थोड़ा ऊपर जाने की दिक्कत है, जिसकी जो लेवल है करीबन 647 की। 647 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो ये यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, होल्ड करें। फिलहाल स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रेकमेंड करूंगा जो कि करीबन 582 का होगा। अगर ये स्टॉक 647 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये स्टॉक मैं मानता हूं कि करीबन 730 के भी लक्ष्य इसमें दिखाई देंगे, तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 580। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर इलाहाबाद से देव त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैम, मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया के हैं 150 शेयर है 78.95 पे जी। एक्चुअली मैं जब से लिया है ये 76-77 पे ही ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है जी। मुझे यही बस पूछना था कि उसको होल्ड करके रखूं या फिर निकाल दूं इसको भी। ऑलराइट, आशीष, जिन लेवल्स पर इन्होंने लिया है फिलहाल उससे ऊपर तो जाता हुआ स्टॉक दिख नहीं रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस स्टॉक में करे क्या? वॉलेटिलिटी जरूर दिखती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। करेक्ट। ये स्टॉक जो है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन जोन में है, तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में राइज ऑन सेल ये स्ट्रेटेजी अपनानी जरूरी होगी, क्योंकि ये जो स्टॉक है करीबन 82 एक ऐसा लेवल है जिसको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। तो जैसे ही ये स्टॉक 82 के लेवल पे आए, इनको इस स्टॉक में से बाहर निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से शुभम जी है। शुभम जी, बताइए, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हेलो जी शुभम, कौन सा स्टॉक लिया आपने? हेलो शुभम, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। चलिए, शायद कुछ लाइन में दिक्कत है। इनफैक्ट इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा भी था। आईडीएफसी बैंक पर इनका सवाल है। इन्होंने इनके पास 700 शेयर है जिनका खरीद भाव है 47 रुपए 34 पैसे का। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 45 रुपीज 95 पैसे पे। थोड़ा बहुत उन्हें मुनाफा भी है। अगेन बैंकिंग सेक्टर, आईसीआईसीआई बैंक की हमने बात की थी। अब आईडीएफसी बैंक में आपको लगता है कि निवेश करना सही है अभी? चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाने की कोशिश में है। मैं नहीं मानता हूं, अभी ये नहीं बोल सकते हम कि इसको ब्रेकआउट कब मिलेगा। तो ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है इस स्टॉक के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो मैं एक चांस लेना चाहूंगा यहाँ पे और मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन इसके लिए एक स्टॉप लॉस स्टिक रखना होगा मैं। और ये जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ करीबन 43.5 का, ये एक ऐसा लेवल है जिसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये एक बेरिश पैटर्न में बदलने की संभावना है। और इस स्टॉक का लक्ष्य अगर 43.5 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर हमें दिखाई देता है तो ये स्टॉक सीधा 33 तक भी जाने की संभावना है। तो कॉशियसली होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 43.5। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नोएडा से जेएस अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए, इन्होंने इनफैक्ट हमें मैसेज भी भेजा है। एनटीपीसी पर इनका सवाल है। एनटीपीसी के इनके पास 120 शेयर है जिन पर इनका खरीद भाव है 158 का। अब एनटीपीसी में फिलहाल इनके खरीद भाव से तो नीचे पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज हुआ है, 4 रुपए लगभग का नुकसान है। लेकिन फिलहाल कल ही इसने अपना 52 वीक हाई टच किया है 157 रुपए 95 पैसे पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक के ग्राफ को देखते हुए और जैसा इसने कल परफॉर्म किया है, आपको लगता है ये ठहरे रहना इसमें समझदारी है? हाँ, इसमें ठहरे रहना समझदारी होगी, जैसा आपने सही फरमाया। मैं ये देख रहा हूं चार्ट के ऊपर कि इन द फेब्रुअरी एंड
उसके बाद इसने ट्रेंड रिवर्सल किया है और वहां से वो कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस देखता हूं तो हर वक्त जब वो करेक्ट होता है तो वो वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है। और ये जो करेक्शंस बीच में आ रहे हैं वो अच्छी बात है। तो मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन है जो अभी कर रहा है करीबन 158 से लेके 153 152 तक ये आया है, तो ये कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल से 149 तक। लेकिन 149 पे एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से ये वापस उछलने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक होल्ड करे। और इस स्टॉक में जो चार्ट के ऊपर अभी फिलहाल लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 165 का, जो करेक्शन के बाद अचीव होने की संभावना है। तो होल्ड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, कुछ और कॉलर्स लेने से पहले आज की कुछ बड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही सहयोगी बैंकों के मर्जर का प्लान सरकार को पेश करेगी। मर्जर से पहले कैबिनेट से एक और मंजूरी लेनी होगी। कैबिनेट ने पिछले महीने एसबीआई के मर्जर प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। जुलाई के मध्य तक बैंकों के विलय का प्लान पूरा होने की भी उम्मीद जताई गई है। और कुछ बैंक्स की अगर बात करें तो एसबीआई के साथ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का मर्जर कर दिया जाएगा। और एक और खबर में कैबिनेट ने एक्सिस बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 62% से बढ़ाकर 74% करने की इजाजत दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की बैठक में से मंजूरी दी गई। इस मंजूरी से 13,000 करोड़ रुपए आने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल निजी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% है, जिसमें एफआईआईज की सीमा 49% है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे ये दो इंपॉर्टेंट खबरें बैंकिंग सेक्टर को लेकर, आपको लगता है आने वाले टाइम में इसका कुछ एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में? हालांकि मैं चार्ट्स को ज्यादा जानता हूं, तो मैं अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि कुछ बैंक्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि यस बैंक और इंडसइंड बैंक ये मेरे रडार पर बहुत पहले से है, मैं बहुत बार यहाँ पे रिकमेंड भी कर चुका हूँ। तो फाइनली जो कुछ भी इम्पैक्ट न्यूज आती है, जो कुछ भी पॉलिसीज हमें यहाँ पे अनाउंस होती है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। और जिस तरह से ये दो बैंकों के चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं डेफिनेटली ये मान के चलूंगा कि ये दो स्टॉक में निवेश करते हैं अगर हम, तो ये जो पॉलिसीज में चेंज हो रहा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट प्राइस के हिसाब से हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, हरियाणा से विकास जी का सवाल लेते हैं। इनका सवाल है पंजाब नेशनल बैंक पर। अभी हमने एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर पर डिस्कशन भी किया। पीएनबी पर इनका सवाल है, 200 शेयर इन्होंने लिए हैं, 145 इनका खरीद भाव है। फिलहाल ये है लॉस में 113 रुपए 90 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। पीएनबी में क्या अभी बने रहना समझदारी होगी? हालांकि कुछ जो न्यूज निकलकर सामने आई है, आपने कहा कि कुछ इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। पीएनबी पर क्या कहेंगे? पीएनबी का अगर चार्ट देखते हैं तो 71 से लेके जिस तरह से इस स्टॉक में मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम आते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक में बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। लेकिन ये जो सीधी तरह से मूव आया है, यहाँ पे एक करेक्शन डेफिनेटली आने की संभावना है। और ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन में ये स्टॉक करीबन 101 रुपए तक नीचे आने की संभावना है। तो ये जो करेक्शन आएगा इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इस करेक्शन के बाद एक वापस बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में जरूर नजर आएगा। और उस मोमेंटम में अगर ये स्टॉक 116 पॉइंट करीबन 117-120 के लेवल को तोड़ता है तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन वापस 146 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो करेक्शन में भी होल्ड करें, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रखना होगा 98 रुपीज का ऑन क्लोजिंग बेसिस, और 116 के ऊपर वापस करेक्शन के बाद 116 के ऊपर अगर हम जाते हुए नजर आते हैं तो और ऐड करने की मेरी सलाह होगी। जी, अगला कॉलर लेते हैं। हमारे साथ वलसाड़ से जनक देसाई जी हैं। जनक जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मेरे पास दो स्क्रिप्ट है, उसके लिए मेरे को फंडामेंटल और टेक्निकल दो ओपिनियन चाहिए। एक तो श्री सीमेंट है जो मैंने 95 रुपीज में लिया था, और दूसरा है अपार इंडस्ट्रीज जो 500 शेयर है मेरे पास 100 रुपीज के भाव से। दोनों मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपने अबान बोला? ना अपार इंडस्ट्री, APAR अपार इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, चलिए एक एक करके बात करते हैं। श्री सीमेंट लगभग आपने शायद 10-12 साल पहले लिया होगा, जिस हिसाब से अब फिलहाल इसका CMP है 14,990 और आपका खरीद भाव था 95 रुपए पे, 95 रुपीज 95 पर आपका। और इतना टाइम बीत गया, कभी आपने सोचा नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक से बाहर आ जाए?
क्या रीजन रहा इतने साल रहने का? मैंने 2-3 दफा ET नाउ चैनल पे भी ये डिस्कशन किया था, तो दोनों जो अपने एनालिस्ट थे उन्होंने मेरे को 4,000 4,500 पे बेच देने का बोला था, लेकिन मैंने नहीं बेचा था क्योंकि मेरे को फंडामेंटल ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग लग रहा था। ऑल राइट, चलिए श्री सीमेंट पे इन्हें बम्पर मुनाफा है आशीष, और ये कैसे इन्वेस्ट है? 10-12 साल तक इन्होंने श्री सीमेंट में निवेश किए रखा है। अब ऐसे केसेस में आप क्या कहेंगे जहां पर इतने टाइम तक एक बहुत अच्छी खासी पूंजी इन्होंने इकट्ठा कर ली है? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से पेशेंस इन्होंने रखा है और स्टॉक मार्केट को एकदम अच्छी तरह से समझा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफा होता है और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। अभी सीमेंट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे अभी पिछले 1-1.5 महीने से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ रहा है और ये जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जितने सारे सीमेंट स्टॉक के चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें वॉल्यूम्स, शैडो इंडिकेटर्स ये सारे पॉजिटिव है। तो हालांकि इन्होंने 95 रुपीज में ये स्टॉक लिया है और ये स्टॉक अभी 14,900 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये स्टॉक इनको अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बढ़ती हुई फसल है, इसको बीच में काटना बुरी बात होगी। तो जैसा आज तक इन्होंने पेशेंस रखा है और पेशेंस रखना ज्यादा अच्छा रहेगा और ऊपर जाने की इस स्टॉक में संभावना है। दूसरा स्टॉक ऑलराइट आशीष, इन्होंने अपार इंडस्ट्रीज पर भी सवाल पूछा है। रबर सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। फिलहाल कितने स्टॉक्स लिए हैं ये हम नहीं जान पाए, लेकिन अगर एक निवेशक के लिहाज से देखा जाए अपार इंडस्ट्रीज में क्या स्कोप आपको लगता है, क्या स्ट्रैटेजी रखें? स्टिल माय रिकमेंडेशन इज होल्ड, क्योंकि एक अच्छे खासे रैली के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। इसको ब्रेकआउट मिलेगा अगर ये स्टॉक 560 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस अगर हमें ये देता है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए मैं वीकली चार्ट रेफर कर रहा हूं। वीकली चार्ट पे 560 के ऊपर हमें क्लोज मिलता है तो इस स्टॉक में करीबन 700-710 तक जाने की संभावना है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की मेरी सलाह है। ऑलराइट, इस वक्त हमारे साथ गुजरात से पंकज मेहता जी हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? हाँ जी, मैंने वाटर बेस लिया है 300 शेयर 130 के रेट पे। ऑलराइट, अच्छा, इसमें क्या लग रहा है कि मैं उसको अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? फिलहाल तो आपको लगभग 40 रुपए तक का नुकसान भी इसमें हो रहा है। कब तक रखना चाह रहे हैं वाटर बेस को? तकरीबन मैंने 6-7 महीने तो हो गए मेरे लिए। 6 to 7 मंथ्स का नजरिया वाटर बेस पर जिसपे इन्हें फिलहाल हो रहा है नुकसान, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? वाटर बेस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो करीबन 176 से लेके करेक्शन जो चालू हुआ वो करीबन 60 रुपए तक ये स्टॉक आया। 60 रुपए से उछल के ये स्टॉक 104 रुपए के बाद 104 तक पहुंचा। वहां पे है। इस सिचुएशन में मैं होल्ड रिकमेंड करूंगा, लेकिन जैसा कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ऐसी सिचुएशन जो होती है वहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रेकमेंड करूंगा, जो कि है करीबन 86 रुपीज का। अगर ये स्टॉक 86 के यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 86 के नीचे आता है तो ये स्टॉक सीधा वापस 50 रुपए के नीचे भी जाने की संभावना है, तो फिलहाल होल्ड करें, 86 का स्टॉप लॉस लगा। ऑलराइट, चलिए अब मेरी सहयोगी साक्षी के पास चलते हैं। दिन भर जी बिजनेस को पर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाए जाते हैं जो कि देते हैं बम्पर रिटर्न, और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में हमें बता रही है अब साक्षी जी। साक्षी जी बिल्कुल, आज दिन भर में जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स भी देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 ऐसे शेयर्स का अपडेट मैं आज लेकर आई हूं। सबसे पहला शेयर है आशर एग्रो का, जो कि आज हमारी खास शो स्टॉक्स फास्ट 50 में सुबह 7:30 बजे आपको दिया गया था। ये शेयर 5% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया है। शेयर ने अपना टारगेट जो कि 24 रुपये का दिया गया था वो भी हिट किया, और आपको बता दें कि कर्जदारों ने SDR की जो प्रक्रिया शुरू की है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ट्रिगर मिलता हुआ नजर आया और जोरदार तेजी शेयर पर देखने को मिली। अगला शेयर मेरा है सुनील हाईटेक का, जो कि आज का सुपर शेयर है। सुबह 9:30 बजे ये शेयर आपको रेकमेंड किया गया था। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के बेसिस पर ये शेयर चुना जाता है। ये शेयर 6% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। कंपनी इंजीनियरिंग और पावर के कारोबार में शामिल है। अपने ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी शेयर 52% नीचे कामकाज करते हुए नजर आया है, तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर शेयर मिलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से ये शेयर रेकमेंड किया गया था। मुनाफे फ्रंट पर या फिर नतीजों के फ्रंट पर देखा जाए तो क्वार्टर नतीजे बेहतरीन रहे थे और आगे भी पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखाई
दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिधि सिक्योरिटीज की खरीदारी की यहाँ पर लक्ष्य है और खरीदारी की राय है और लक्ष्य दिया है उन्होंने 200 का, और आगे भी जाते हुए तेजी का उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा सुनिधि सिक्योरिटीज का मानना है। अगला शेयर मेरी तरफ से है DCM लिमिटेड का। ये आज का फाइनल बेट शेयर है जो कि 3:10 पर क्लोजिंग बेल से ठीक 20 मिनट पहले आपको दिया जाता है और 20 मिनट के अंदर ही यहाँ पर जोरदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। आज भी ये शेयर 8% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। एम एवरेजेस के ऊपर ये शेयर बना हुआ है। शेयर अपने बुक वैल्यू के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो भी काफी पॉजिटिव है। इन सभी ट्रिगर्स के मद्देनजर ये शेयर चुना गया था और जोरदार तेजी आज के सेशन में इस शेयर पर देखने को मिली। ऑलराइट साक्षी, आप कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बता दीजिए दर्शकों को जहां पर बम्पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। जी, आज की तरफ से मेरा पहला शेयर है HCC का। यहाँ पर HCC के जॉइंट वेंचर को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। मुंबई में 23 करोड़ का मेट्रो फेज 3 के लिए, मुंबई मेट्रो फेज 3 के लिए ऑर्डर मिला है। पॉजिटिव ट्रिगर है HCC के लिए। जोरदार तेजी भी आज के सेशन पर देखने को मिली, आगे भी तेजी बरकरार रह सकती है। लोकेश पल का मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको रखना है 25.40 का। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 22 का। एक्सिस बैंक है मेरा अगला शेयर और यहाँ पर विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेश सीमा को 62% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दे दी है। खरीदारी की सलाह यहाँ पर लोकेश पल की तरफ से। टारगेट बताया 548 का। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 532 का। अगला शेयर मेरी तरफ से मैरिको का है। जोरदार तेजी इस शेयर पर देखने को मिली, हालांकि बाजार दबाव में थे लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली और 52 वीक्स का नया हाई भी ये शेयर बनाता हुआ नजर आया। 273 का तेजी रह सकती है यहाँ पर। लोकेश पल का मानना है आप खरीदारी करके चले। टारगेट यहाँ पर 276 के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 268 का। अगला शेयर मेरी तरफ से L&T का है। यहाँ L&T की सब्सिडरी को $7.13 करोड़ का ऑर्डर मिला है और साथ ही देखा जाए तो मुंबई मेट्रो फेज 3 के लिए भी यहाँ पर 5,000 करोड़ तक के ऑर्डर पेरेंट कंपनी L&T को भी देखने को मिले हैं। तेजी की उम्मीद है यहाँ पर। आशीष क्याल का मानना है आप खरीदारी करके चले। टारगेट रखना है आपको 1635 का। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 1535 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से कोल इंडिया का है। यहाँ पर 11 जुलाई को कोल इंडिया की बोर्ड बैठक है। इस बैठक में बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है। जी बिजनेस है आपको पहले ही खबर ये दे दी थी कि कंपनी के पास 35,000 करोड़ की नकदी है और जल्द ही कंपनी एक बायबैक लेकर आ सकती है। उसी के तर्ज पर अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उसमें शेयर बायबैक पर फैसला किया जा सकता है। तेजी की उम्मीद है आशीष ख्याल को। खरीदारी के लिए टारगेट्स आपको बताएं 335 के। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 310 का। शुक्रिया साक्षी। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी हैं दिल्ली से, शांतनु जी। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैंने ONGC स्टॉक लिया हूँ, 200 स्टॉक 127 पे। 127 आप कह रहे हैं? या 127 के लिहाज से तो फिलहाल आपको अच्छा मुनाफा है। 230 पर लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनी तरफ से सेट की है इस पे? नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। आप सजेशन दीजिए, गाड़ी भी निकल सकता है इसको। ऑलराइट, ONGC पर क्या आप इन्हें राय देंगे? फिलहाल तो ये मुनाफे में है, आगे चार्ट के प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं आशीष? ONGC का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इस चार्ट को 228 का एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जिसको अभी अभी उसने तोड़ा है। इसके ऊपर टिकने की ये कोशिश कर रहा है और ये कोशिश जो है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होती हुई नजर आ रही है। तो मैं मानता हूँ ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा अगर ये स्टॉक 228 के ऊपर ही बना रहे, और ये स्टॉक अगर इसके ऊपर ही बना रहता है तो करीबन 245 का लेवल ये स्टॉक अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो मैं अभी फिलहाल इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि ये होल्ड करे। 222 का स्टॉप लॉस लगाए। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत नीचे है तो 222 का स्टॉप लॉस लगाए और 245 की यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 50% स्टॉक होल्ड करे। 245 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिका रहता है तो एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में नजर आता हुआ नजर आएगा। होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 222। महाराष्ट्र से सूर्यकांत जिस वक्त हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? जी मैडम, मैं राजेश एक्सपोर्ट लिया है 116 शेयर जी 446 के रेट से। ऑलराइट। और दूसरा है शिवम ऑटो 51 के रेट में 700 शेयर लिया है, उसके बारे में जानकारी चाहिए था। जी, राजेश एक्सपोर्ट पर पहले राय ले लेते हैं आशीष से। राजेश, फिलहाल तो इन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा है लेकिन आगे चलकर आपको लगता है इसमें इन्हें बने रहना चाहिए?
चार्ट का फॉर्मेशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। हालांकि ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ ही जा रहा है, करीबन 740 से लेके 420 तक ये स्टॉक आया था और अभी अभी पिछले 3-4 दिनों से इसमें एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ नजर आया है। लेकिन ये जो उछाल है ये डाउन ट्रेंड का करेक्शन है, तो ये कोई अप ट्रेंड की शुरुआत नहीं है, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो मैं मानता हूं कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक वापस जो मीडियम टर्म इसकी मूविंग एवरेज लाइन है जिसकी वैल्यू करीबन 465 है, मैक्सिमम 465 तक ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो 465 के यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, जिस स्टॉक्स पर आज हमने बात की आशीष, उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। जिस स्टॉक के ऊपर हमने बात की उसमें मेरी कोई निजी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने इसमें से कुछ स्टॉक्स जो है वो हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच आशीष केलकर हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।